गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता था कि हमारा जो ये पेपर है वो लास्ट पेपर आज संपन्न हो चुका है। इकोनॉमिक्स का ये पेपर था और बच्चों पेपर को देखते हुए यह लग रहा है कि जो पेपर है वो हमारे पास उतना भी कठिन नहीं था। हम कह सकते हैं कि काफ़ी इसमें ऐसे क्वेश्चंस थे जो पुराने प्रश्न पत्रों से आए हैं। तो जिन भी बच्चों ने PYQ सॉल्व किया होगा तो उनको इस पेपर को सॉल्व करने में ज़्यादा कोई दिक्कत आई नहीं होगी। हालांकि कुछ प्रश्नों को थोड़ा घुमा के पूछा गया है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस थे आपके सारे के सारे टेक्स्ट बुक से पूछे गए क्वेश्चन थे और PYQ आपने जितना सॉल्व किया होगा तो आपके लिए उतना ही फायदेमंद ये पेपर रहा होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन पेपर को दो पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। पहला जो पार्ट होगा उसको इस प्रश्न पत्र का सेक्शन ए के लिए होगा और जो सेकंड पार्ट होगा उसका सेक्शन बी को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास असर्शन और रीजन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहता है कि अवसर लागत की संकल्पना अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाती है और अर्थशास्त्र में जो अवसर लागत के महत्व के कारण इसे आर्थिक लागत भी कहा जाता है। तो बच्चों अगर हम दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो हमको यह पता चलता है कि जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है अपने आप में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, वंस अगेन ये आपका सेकंड चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ये पूछा गया है कि यदि 4 सेबों से 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है और 5 सेबों से 31 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है तो आपको बताना है कि 5वें सेब की जो सीमांत उपयोगिता होगी वो कितनी होगी। तो बच्चों अगर आपको पता होगा जो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है, MU का जो फॉर्मूला होगा वो चेंज इन टोटल यूटिलिटी TU ओवर चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, आपके पास क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है और आपके पास जो टोटल यूटिलिटी है उसमें कितना परिवर्तन आ रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि 5वें सेब से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता है वो है 31 और चौथे सेब से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है वो है 28 बट्टे में हमारे पास क्वांटिटी। तो हमारे पास पहले 5 सेबों के लिए बताया गया है और ये उससे पहले 4 सेबों के लिए। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है 31 माइनस 28 यानी 3/1, यानी जो इसकी जो टोटल यूटिलिटी हो जाती वो जाती है आपके पास 3 यूनिट। इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी हो जाती, वो हो जाती है आपकी 3 यूनिट। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य संबंध कहलाता है। तो बच्चों इसका जो आंसर होता है वो हो जाता उत्पादन फलन। तो इसके बाद आपके पास जो अगला MCQ है वो वंस अगेन आपके पास असर्शन और रीजन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम दोनों कथनों को पढ़ते हैं। पहला हमारे पास अभिकथन है और उसका फिर कारण है। तो दोनों सेंटेंस के आपस में सही है तो इसको चेक करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो बता रहा है कि मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है और ये हमने कहीं ना कहीं, अगर आप लोगों को याद होगा, ये बात बिल्कुल सत्य है कि मांग वक्र का जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है। और अगला जो इसका जो रीजन बता रहा है या स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम बताता है कि वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई कम सीमांत उपयोगिता प्रदान करती है। तो ये अपने आप में ये बिल्कुल भी सही सेंटेंस है। आपको याद होगा कि हम अगर प्रत्येक वस्तु मतलब किसी भी वस्तु को लेते हैं तो अगली वस्तु की इकाई को लेने के बाद हमारी जो टोटल यूटिलिटी है यानी कुल उपयोगिता है उसमें वृद्धि तो होती है, किंतु अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को देखें या सीमांत उपयोगिता को देखें तो प्रत्येक इकाई को ग्रहण करने के बाद सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कम होती है। क्योंकि प्रत्येक इकाई को लेने के बाद हमें उसे लेने की जो इच्छा होती है वो समाप्त होती रहती है। तो ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस है वो दोनों सही हैं और इसका आंसर फिर से हो जाएगा कि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो फिर एक बार जिसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, फॉर्मूला है ये कि कुल संप्राप्ति में परिवर्तन बटे मात्रा में परिवर्तन। तो बच्चों अगर आपने पढ़ा होगा ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया था, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके पास फॉर्मूले के रूप में आया था। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सीमांत संप्राप्ति, क्योंकि सीमांत संप्राप्ति बराबर होता है कुल संप्राप्ति में परिवर्तन बटे मात्रा में परिवर्तन। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आ रखा है कि आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी की समस्या को जन्म देती है। तो बच्चों अगर कहीं भी संसाधनों की कमी देखने को मिलती है या किसी भी राष्ट्र में संसाधनों की कमी देखने को मिलती है तो हम पाते हैं कि जहाँ संसाधनों की कमी हो रही है तो वहाँ का जो आर्थिक विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाता कि वहाँ का जो विकास होता वो क्या हो जाता, वो अवरुद्ध हो जाता। अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अंतिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। तो बच्चों जैसे कि आपको याद होगा कि जो अंतिमान वक्र होता है उसके पास एक इंफॉर्मेशन होती है। हमारे पास अगर आपने पढ़ा होगा IC कर्व तो इसमें देखा होगा आपने जो हमारे पास
उच्च अंदिमान वक्र होता है, ये वाला उच्च अंदिमान वक्र हमें क्या करता है, उच्च उपयोगिता प्रदान कराता है। तो इसके पास भी कुछ उपयोगिता है, इसके पास सेकंड वाले के पास भी कुछ उपयोगिता है, फर्स्ट वाले के पास भी कुछ उपयोगिता है, और थर्ड वाले के पास भी क्या है, कुछ उपयोगिता है। तो हम देखते हैं कि जो सबसे उच्च अंदिमान वक्र होता है उसकी उपयोगिता होती है वो सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाता है जिसकी जो अंदिमान वक्र सबसे उच्च है, या उच्च अंदिमान वक्र हमें क्या करता है, उच्च उपयोगिता प्रदान कराता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि किस बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाता कि जो हमारे पास पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है वहां पर कीमत स्वीकारक होती है। अब ये तो हमारे पास सारे एक मार्क्स के क्वेश्चन थे। इसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास जितने भी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनका आंसर क्या होगा। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें 5वां क्वेश्चन पूछा गया था कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, अर्थशास्त्र में आर्थिक विश्लेषण या सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण वह होता है जिसमें तथ्यों का विश्लेषण करना, यानी कि आर्थिक घटनाओं और तथ्यों का विश्लेषण करना, और अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो आर्थिक घटनाओं का वर्णन और व्याख्या करती है। तो ये हमारे पास आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है सीमांत लागत किसे कहते हैं। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर जिसने PYQ सॉल्व किया होगा तो ये उसके लिए काफ़ी आसान हो जाता। किसी उत्पाद या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में होने वाले खर्च को सीमांत लागत कहते हैं। यह एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र की अवधारणा है। सीमांत लागत की गणना कुल लागत में बदलाव को मात्रा में बदलाव से भाग देकर की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके पास था कि एक फर्म की कुल स्थिर लागत यानी TFC से आप क्या समझते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से आप क्या समझते हैं। तो हमारे पास जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, यानी कि किसी फर्म की कुल स्थिर लागत उन सभी खर्चों के योग को संदर्भित करती है जो उत्पादन की मात्रा या बिक्री के स्तर पर ध्यान दिए बिना स्थिर रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास था कि किसी वस्तु या सेवा की न्यूनतम कीमत को क्या कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाता है किसी वस्तु की या किसी सेवा की जो न्यूनतम कीमत है। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट किसी भी एक वस्तु की एक न्यूनतम प्राइस रखती है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी MSP कहलाती है, यानी निम्नतम निर्धारित कीमत कहलाती है। इसका एक एग्जाम्पल है कि यह वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। यह किसी भी फसल के लिए न्यूनतम मूल्य होता है, जिसे मूल्य समर्थन भी कहा जाता है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था कि कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो इसकी आप डायरेक्टली डेफिनेशन लिख लेते, और जिन भी बच्चों को इनकी डेफिनेशन याद थी तो आराम से उनकी 2 से 3 मार्क्स उनकी आ चुकी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि 2 अंदिमान वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकते हैं। तो इस बच्चों इसका एक सिंपल सा आंसर हो जाता है कि अंदिमान वक्र क्यों एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो इसको थोड़ा मैं आपको ग्राफ की सहायता से इसको बताना चाहूँगा कि क्यों 2 अंदिमान वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। तो बच्चों ये कंसिडर करो, हमारे पास 2 अंदिमान वक्र हैं। एक हमारे पास अंदिमान वक्र ये है, वेट करो, ओके, हमारे पास लेट कंसिडर करो एक अंदिमान वक्र हमारे पास ये है, और एक अंदिमान वक्र तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करते, काटते नहीं है। लेकिन अगर 2 अंदिमान वक्र एक दूसरे को काटेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा। अगर इस चीज़ को हम देखते हैं, अगर माना 2 अंदिमान वक्र एक दूसरे को काटते तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको अगर हम देखते हैं तो ये हम पाते हैं कि यहाँ पर दोनों अंदिमान वक्रों का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता, कॉमन पॉइंट होता। अब देखते हैं बच्चों कि ये वाला अंदिमान वक्र हमको 5 यूटिलिटी यानी 5 उपयोगिता प्रदान कराता है, और ये वाला हमें क्या कराता, 7 कराता है। तो अगर इस इंटरसेक्टिंग जहाँ पे ये दोनों बिंदु एक दूसरे को दोनों अंदिमान वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो इस वाली कंडीशन में क्या हो जाता है, इस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी 5 भी और ये क्या है, 7 भी है। तो हम पाते कि एक ही पॉइंट पे हमारे पास 2 टाइप की क्या है यहाँ पे उपयोगिता मिल रही है, जो कि बिल्कुल अपने आप में क्या है, एक असत्य स्टेटमेंट हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि 2 अंदिमान वक्र एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करते हैं, काटते नहीं। इसके बाद आपके पास जो अगला क्वेश्चन था वो था कि मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसका काफ़ी बारी पेपर में पूछा भी जाता है कि मांग की लोच क्या होती है, ठीक है, मांग की कीमत लोच क्या होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके जो कारक हैं वो हो जाएंगे विकल्प की उपलब्धता, वस्तु की प्रकृति, वस्तु पर खर्च की गई आय का अनुपात, और इस प्रकार तमाम इसमें बिंदु थे जो आपने इसके अंतर्गत लिखने थे। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किसी भी वस्तु की मांग के निर्धारक क्या होते हैं, समझाइए। तो काफ़ी ही सरल आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी वस्तु की मांग अगर आप करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों का होना आवश्यक है।
तो इसका काफ़ी बार आपको ये पढ़ाया भी गया था कि मांग के जो निर्धारक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसका आंसर हो जाता कि आप अगर इसको नॉर्मल तरीके से देखते हम तो पाते कि हम किसी भी वस्तु को तब खरीदते हैं जब उसके लिए हमारे पास क्या हो, उपयुक्त धन हो, या उसके लेकर हमारी इच्छा प्रबल हो। अगर हमारे पास इच्छा ही नहीं होगी तो हम उसको क्यों खरीदेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे तमाम ऐसे बिंदु हैं कि जिसमें हम पाते हैं कि वस्तु की मांग के निर्धारक क्या क्या होते हैं। तो कहता है कि मांग किसी व्यक्ति की किसी खास वस्तु को खरीदने की इच्छा, चाहत और क्षमता है। मांग के निर्धारकों में बदलाव होने से मांग वक्र बदलता है। मांग वक्र में बदलाव का मतलब है कि किसी भी वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी। मांग के निर्धारकों में बदलाव वस्तु की कीमत में बदलाव होता है। मांग के निर्धारकों में बदलाव के कारण ही कीमतें इतनी बार बदलती हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है कि बजट सेंट एवं सेंट नहीं होगा बच्चों, ये बजट सेट होगा। बजट सेट एवं बजट रेखा क्या है और बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है। तो बच्चों अगर आपको याद होगा बजट सेट किसे कहते हैं, तो इसको थोड़ा हम चित्र के माध्यम से थोड़ा आपको बताने का प्रयास करेंगे कि बजट सेट क्या था। तो हमने आपको ये बताया था कि जो बजट सेट होता है आपका, माना सपोज आपका जो बजट है, हम उसको वाई या एम को हम कितना ले लेते, 100 रुपये ले लेते। तो बजट सेट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो वस्तुओं को लेते हैं। जैसे हमारे पास एक वस्तु एक्स और वाई है, एक्स की कुछ कीमत है, इसकी एक्स की एक कीमत है और वाई की भी क्या है, कुछ कीमत है। इसको हम लेते हैं 15। तो बजट सेट के अंतर्गत हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं जो हमारे पास बजट के अंतर्गत आती हैं। तो बजट सेट के अंदर वही सभी वस्तुओं का सेट आ जाएगा जो हमारी आय के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता, बजट सेट हो जाता। और इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला इसमें पूछा गया था कि बजट सेट क्या है। अच्छा, उसके बाद है बजट रेखा। तो बजट रेखा अगर आप लोगों को याद होगी तो बजट रेखा हम लोगों ने पढ़ा था। वेट करो बच्चों थोड़ा सा। ओके, ये हमारे पास हो गया। ओके, तो बजट रेखा क्या थी, आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास एक बजट रेखा को अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये हमारे पास एक बजट रेखा है। तो बजट रेखा पर जितने भी पॉइंट होंगे हमारे पास, ये सारे के सारे ऐसी वस्तुओं का सेट है जिनको हम अपने पैसे के अंदर क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और इससे जो नीचे बजट रेखा के जो नीचे के जो पॉइंट हैं, हम इन वस्तुओं को भी क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन बजट रेखा से ऊपर के जितने भी पॉइंट आएंगे वो हमारे आय से ऊपर हो जाएंगे और इनको हम क्या नहीं कर पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे। तो ये हमारे पास बजट रेखा थी। और ओके, थोड़ा इसमें सॉरी, ओके। अब हमारे पास जो इसमें अगला होगा, अगला क्वेश्चन था इसमें, ओके, इसमें अगला क्वेश्चन है कि पूर्ति वक्र में शिफ्ट का संतुलन कीमत तथा मात्रा पर क्या प्रभाव होता है। तो बच्चों, पूर्ति वक्र में शिफ्ट का संतुलन कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, रेखा चित्र की सहायता से इसको स्पष्ट कीजिए। तो ये भी हमने काफ़ी बार पढ़ा था इसको, ठीक है। तो इसका जो सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि पूर्ति वक्र में शिफ्ट होने से संतुलन कीमत और मात्रा पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वो क्या क्या प्रभाव है, तो ये मांग और पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर शिफ्ट होने पर संतुलन मात्रा बढ़ती है जबकि कीमत अपरिवर्तित रहती है। और इसी प्रकार से मांग वक्र बाईं ओर और पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होने पर संतुलन मात्रा अपरिवर्तित रहती है और जबकि कीमत घट जाती है। अगर आपको याद होगा, इसमें हमने आपको 12 ग्राफ सॉल्व कराए थे और उन्हीं ग्राफों में हमने आपसे ये चर्चा की थी कि इस प्रकार से पूर्ति वक्र या मांग वक्र में चेंज होने पर उसकी कीमत और उसकी संतुलन मात्रा किस प्रकार से भी बदलती रहती है। तो ये आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन इसमें था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बाजार संतुलन निर्धारित होने की प्रक्रिया को आप समझाइए, ठीक है। तो बच्चों, इसमें आपने कुछ नहीं लिखना था। अगर आपने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की अगर आपको विशेषताएं याद थी तो आपने उन्हीं को यहाँ पर लिख के आना था, ठीक है। तो वो विशेषताएं थी कि बाजार में कई फर्में होती हैं, सभी फर्में एक जैसी वस्तुएं बनाती हैं, सभी फर्मों के लिए प्रवेश या निकास के लिए कोई बाधा नहीं होती है, क्रेता और विक्रेता कीमत स्वीकार करता होते हैं। और इस प्रकार से तमाम जो भी पॉइंट थे आपने इसके अंदर लिखने थे और आपका ये आंसर हो जाता। और इसी प्रकार से जो आपका अगला जो क्वेश्चन पूछा था वो था कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में किस
फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व क्या क्या हैं। तो इसमें हमारे पास जो निर्धारक तत्व हो जाते हैं वो जाते उत्पादन लागत, प्रौद्योगिकी, सरकारी नीति, बाजार में प्रतिस्पर्धा और तमाम और भी हमारे पास जितने भी पॉइंट है इसके अंतर्गत हम कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे पास जो सेक्शन ए है, खंड अ है, उसका क्या क्या आंसर, प्रश्नों के क्या क्या उत्तर होंगे, और जो सेक्शन बी होगा उसमें हम देखेंगे जो हमारे जो क्वेश्चन थे उनके आंसर क्या होंगे। धन्यवाद।